सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग जैसे कवर कर रहे थे बिजनेस स्टडीज का क्लास अपना कवर कर रहे थे। क्लास 11 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास है, जो फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन, वो ऑलरेडी यूट्यूब सेक्शन पे अपलोडेड है, वहां से चेक कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां पे आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सीधा जाते हैं नोट्स पे। पेज नंबर 37 में आ जाते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आज का स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पब्लिक सेक्टर बिजनेस तीन तरह का होता है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक सेक्टर बिजनेस इज ऑफ थ्री टाइप्स। पहला होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पहला होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। दूसरा होता है पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। तो ये तीन तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है पब्लिक सेक्टर के अंदर। एक होता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, दूसरा होता है पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तीसरा होता है गवर्नमेंट कंपनी। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आज की क्लास पूरा का पूरा रहेगा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग। पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी को अलग अलग वीडियो में कवर अप किया जाएगा आगे चल के। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के साथ। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। तो आ जाओ पेज नंबर 37 में आ जाना। क्या लिखा हुआ है? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। पहला लिखा हुआ है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, दूसरा लिखा हुआ है पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तीसरा लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग, इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर बिजनेस। मतलब फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट इज द ओल्डेस्ट, it is the oldest and most traditional form of business organization. It is the oldest and most traditional, it is the oldest and most traditional form of public sector organization. तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल कौन सा है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है वो सबसे पुराना और सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इट मे बी रन आइदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसको कौन चलाएगा, इसको कौन कंट्रोल करेगा? आइदर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। आइदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चलेगा या फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चलेगा, ठीक है। It is managed by the government officials and rules of the central or state governments are applicable. इसको कौन मैनेज करेंगे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसको मैनेजमेंट किसका जिम्मेदारी होगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हाथ में इसको मैनेजमेंट सौंपा जाएगा। इस बिजनेस का मैनेजमेंट किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में होगा। और अगर ये सेंट्रल द्वारा मैनेज किया जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल एग्जिस्ट करेगा। अगर ये स्टेट द्वारा मैनेज किया जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का रूल एग्जिस्ट करेगा। क्या बोल रहे हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये या तो किसी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रहेगा, या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, या तो ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। आइदर इट विल बी कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल, किसके कंट्रोल के अंदर में रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स प्रिवेल करेगा। और अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स प्रिवेल करेगा। और इट विल बी मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब जो इस बिजनेस को मैनेज करेंगे उसको, उनको हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इट हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जस्ट लाइक कंपनी बिजनेस। इसका कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई मिनिस्ट्री होता है, उसी के अंडर ये फंक्शन करेगा, उसी के कंट्रोल में रहेगा। जैसे देखो रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आता है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। टेलीफोन सर्विसेज भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर में आता है, ठीक है। तो जैसे देखो रेलवेज के लिए एक मिनिस्ट्री बनाया गया है विच इज हेडेड बाय अश्वनी वैष्णव, ठीक है। एंड उसके बाद डिफेंस का मिनिस्ट्री बनाया गया विच इज हेडेड बाय राजनाथ सिंह। तो इस तरह से मिनिस्ट्री बनाया गया है और उसका एक हेड अपॉइंट कर देते हैं।
जो उस मिनिस्ट्री को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो क्या सिखाया जा रहा है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा या तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स प्रिवेल करेगा बिजनेस में, अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स प्रिवेल करेगा। इसके जो ऑफिसर्स होंगे उसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसके जो ऑफिसर्स हैं जो इसको बिजनेस को मैनेज करके चलेंगे उसको बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोल सकते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स बोल सकते हैं। This business will be controlled by a ministry of the government. गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल करेंगे। It will be controlled by one of the ministry of the government. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल रेलवेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, डिफेंस, टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में क्या जानने को मिल रहा है, इट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बहुत पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल फॉलो होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट का रूल फॉलो होगा, ठीक है। अगर ये मिनिस्ट्री, अगर ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल फॉलो होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ दूसरा कोई मिनिस्ट्री हो गया, अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है तो स्टेट गवर्नमेंट का रूल फॉलो होगा। एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सब किस में आ जाता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आ जाता है, ठीक है। और इट विल बी हेडेड बाय वन ऑफ द मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री का मिनिस्टर्स उसको हेड करेंगे। फीचर्स में क्या लिखा हुआ है, दे आर फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब पैसा कहां से आता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी मतलब खजाना, गवर्नमेंट खजाना से पैसा आता है, ठीक है। गवर्नमेंट के खजाना से पैसा आता है, मतलब पैसा कौन लेके आता है, गवर्नमेंट। एंड एनुअल एप्रोप्रिएशन आर फॉर देम इज मेड इन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक बजट पास करता है जिसमें ये बताया जाता है कि इस साल उस मिनिस्ट्री के पीछे कितना खर्चा होने वाला है। जैसे रेलवेज के पीछे इस साल कितना खर्चा होने वाला है, तो ये कहां बताएगा गवर्नमेंट, ये बताएगा पार्लियामेंट में बताएगा, ठीक है। एनुअल एप्रोप्रिएशन मतलब जो अमाउंट सेट असाइड करके रखते हैं, जो अमाउंट उसमें से निकाल के रखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, दे आर फाइनेंस, फाइनेंस कहां से होता है, फाइनेंस होता है मतलब पैसा कहां से आता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है। पैसा कहां से आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए, गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है। मतलब हम लोग जो टैक्सेस देते हैं, ठीक है, वो सब पैसा कहां जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। तो गवर्नमेंट ट्रेजरी से इसका फाइनेंस होता है, पैसा आता है गवर्नमेंट ट्रेजरी से, क्लियर। और क्या लिखा हुआ है, एंड एनुअल एप्रोप्रिएशन, एनुअल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि हर साल कितना रुपया का दरकार है, कितना रुपया हम लोग को चाहिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को रन करने के लिए कितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट है। एनुअल एप्रोप्रिएशन मतलब पूरा साल में कितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये भी हम लोग कहां बताते हैं, बजट में बता देते हैं। दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल, मतलब इनका अकाउंटिंग भी होता है। अकाउंटिंग मतलब इनको अपना हिसाब किताब देना पड़ता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अकाउंटिंग होगा, उसका ऑडिट होगा, ऑडिट मतलब चेकिंग होगा, मतलब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है कि नहीं, क्या सारा खर्चा प्रॉपर शो किया है, क्या सारा इनकम प्रॉपर शो किया है, ठीक है। इनकम एक्सपेंसेस, एसेट लायबिलिटी, हर चीज का ऑडिट होगा, चेक किया जाएगा, क्योंकि ये तो सरकारी खजाना है, इसमें तो पैसा सरकार का लगा हुआ है और सरकार के पास जो भी पैसा हो पब्लिक का पैसा है, तो उनका अकाउंटिंग और ऑडिट होना जरूरी है, ठीक है। तो दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज। फिर लिखा है द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जो स्टाफ होते हैं ना, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, अकॉर्डिंगली दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो भी स्टाफ हैं, जो भी एम्प्लॉई है, क्या उनको हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स बोल सकते हैं, क्या उनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई बोल सकते हैं, यस। तो इनके जो भी एम्प्लॉई होते हैं वो किस तरह के होते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के जो भी एम्प्लॉई होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, सर्वेंट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। एंड दे आर हेडेड बाय सिविल सर्वेंट्स एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स। जैसे देखो कोई भी मिनिस्ट्री बनाया गया, कोई भी डिपार्टमेंटल बनाया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनाया गया, तो जैसे सपोज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज ये एक मिनिस्ट्री के अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज हेडेड बाय अश्विनी वैष्णव। करेंटली इंडिया का जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो किसके अंडर में है, अश्विनी वैष्णव के अंडर में है। और अश्विनी वैष्णव ये क्या करेंगे, ये बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करेंगे, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करेंगे, आईएएस को अपॉइंट करेंगे,
ठीक है, मतलब जो लोग पब्लिक को सर्व करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखे हैं, आईएएस हो सकता है, सिविल सर्वेंट हो सकता है, ठीक है, इनके अंडर में एम्प्लॉय लोग काम करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय लोग इनके अंडर में काम करेंगे, इसके अंडर में कुछ एम्प्लॉयज होगा, इसके अंडर में कुछ एम्प्लॉयज होगा, तो इस तरह से मिनिस्ट्री काम करता है। दिस इज हाउ द मिनिस्ट्री इज वर्क, ठीक है, दिस हाउ द मिनिस्ट्री इज कंट्रोल और इट फंक्शंस। क्लियर? तो देखो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का हेड कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कम्स अंडर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, इट इज हेडेड बाय अश्विनी वैष्णव, और उसके अंदर बहुत सारे आईएएस होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सिविल सर्वेंट्स होंगे, उनके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं। तो यही बात लिखा हुआ है, द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड दे आर हेडेड बाय सिविल सर्वेंट्स एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स, they are recruited and compensated as per the rules of civil services। उनको रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, उनका कंपनसेशन मतलब उनका पेमेंट, मतलब कितना सैलरी मिलेगा, किस कैसे उनका रिक्रूटमेंट होगा, कैसे उनको सिलेक्शन होगा, उनको क्या एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ये सब कौन किसके रूल्स के अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एंड ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इनका सिलेक्शन कैसे होगा, इनको कितना सैलरी वाले दिया जाएगा, इन सब के लिए एक प्रॉपर रूल बना हुआ है, ठीक है। ऐसे अपने मन से कुछ भी सैलरी इनको नहीं मिल सकता, एक प्रॉपर रूल बना है, उनके रूल के अकॉर्डिंग इनको सैलरी वैल्यू मिलता है। फिर क्या लिखा है? द मेजर सब डिविजन्स ऑफ आवर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दे आर नॉट अ सेपरेट एंटिटी, thus they are subject to direct control of the ministry, ठीक है। यहाँ कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव के कंट्रोल में है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर लिखा है देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री, thus they are accountable to it, ठीक है। बिजनेस का जो मैनेजमेंट जो है वो मिनिस्ट्री के अंदर में होता है, इसलिए इनको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है, इनको जवाबदेही रहेगा, इनको आंसर करना पड़ेगा। क्लियर? तो दीज वर ऑल द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। कमिंग टू द मेरिट सेक्शन, मेरिट्स में आ जाते हैं, मतलब क्या क्या एडवांटेजेस है मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे पहला मेरिट लिखा हुआ है द कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज वेरी इफेक्टिव एज इट इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल। क्योंकि देखो मिनिस्ट्री का कंट्रोल रहता है तो कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरह से कोई मिसगाइड नहीं होगा, प्रॉपर तरह से सारा चीजें कंट्रोल में रहने वाली है क्योंकि मिनिस्ट्री का कंट्रोल रहने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कंट्रोल। कंट्रोल जो है बहुत इफेक्टिव रहने वाला है क्योंकि इसको कौन कंट्रोल करेगा? मिनिस्ट्री खुद कंट्रोल करेगा थ्रू पार्लियामेंट। दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट। भाई अकाउंटिंग एंड ऑडिट भी होगा तो ये तो अच्छा चीज है ना, अकाउंटिंग होगा तो पता चलेगा बिजनेस करके प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ऑडिट से पता चलेगा कि सारा चीज सही से है कि नहीं, कोई घपला वपला तो नहीं हुआ है, किसी ने कोई चोरी तो नहीं किया है, अकाउंटिंग एंड ऑडिट होगा, ठीक है। दस दे हैव हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब इस मिनिस्ट्री को ना जवाब देना पड़ेगा पब्लिक को कि इसने सारा पैसा कहाँ खर्चा किया है। जो बजट में बताया था एनुअल एप्रोप्रिएशन के बारे में, तो सारा पैसा खर्चा कहाँ किया इसका जवाब देना पड़ेगा। तो मेरिट्स क्या है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का? पहले तो कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल रहेगा, इफेक्टिव कंट्रोल, ठीक है, पहला है इफेक्टिव कंट्रोल क्योंकि ये मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगा तो इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा, ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया अकाउंटिंग एंड ऑडिट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट। रेवेन्यू को अंडरलाइन कर लिख लेना, इनकम। रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या होता है? इनकम। रेवेन्यू वर्ड का मतलब होता है इनकम। जो भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का इनकम होता है ना, वो लोग क्या करता है उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही डाल देता है, मतलब ये एक सोर्स है, मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी को बढ़ाने का एक सोर्स भी है, ठीक है। देखिए यही बात लिखा हुआ है द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी रेवेन्यू आता है, जो भी इनकम आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से जो भी इनकम आता है वो वापस से गवर्नमेंट ट्रेजरी में डाल दिया जाता है। मतलब डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के बिजनेस के कारण जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो भी पैसा आ रहा है, उससे गवर्नमेंट ट्रेजरी का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। So these undertakings helps in increasing the government revenue, ठीक है। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या करता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गवर्नमेंट ट्रेजरी, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट का जो भी ट्रेजरी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्लियर।
फिर क्या लिखा हुआ है, दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर ऑपरेशंस वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। ऐसा कोई मैटर जैसे रेलवेज नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है कि जिस कंपनी को हम लोग रेलवे का जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते हैं, ठीक है। डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो जहां पे भी नेशनल सिक्योरिटी का मैटर होता है वहां पे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वहां पे सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, क्योंकि एक मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल है, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, मिनिस्ट्री से पूछ कर डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पे नेशनल सिक्योरिटी का मैटर होता है वहां पे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। कमिंग टू द लिमिटेशंस और डीमेरिट्स, लिमिटेशंस में आ जाते हैं या फिर डीमेरिट्स में आ जाते हैं, ठीक है। क्या क्या डीमेरिट्स है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का, क्या क्या डीमेरिट्स है। सबसे पहला डीमेरिट लिखा हुआ है, द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वर्क्स अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल है भाई, जब तक मिनिस्टर हाँ नहीं बोलेगा, जब तक मिनिस्टर ना नहीं बोलेगा, ठीक है, तब तक काम ही नहीं होगा, मिनिस्टर का आंसर का वेट करना पड़ेगा। मतलब ऑफिसर्स लोग, मैनेजमेंट टीम अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ही यहाँ पे काम डिले होता है। The departmental undertaking works under strict parliamentary control. There is too much interference of ministers and top officials. बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, हर चीज में रोक टोक है, हर चीज में बाधा डालेगा। मिनिस्टर लोग का काम ही क्या है, हर चीज में लोग बाधा डालेगा, हर चीज में लोग रोक टोक करेगा। तो इससे बहुत ज्यादा ही इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होने के कारण बिजनेस का जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ नहीं हो पाता, बिजनेस अच्छा से हम लोग नहीं कर पाते हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग अपना काम अच्छा से नहीं कर पाता है। This reduces the flexibility and efficiency of the undertaking. Heads of the departments of these enterprise do not have decision making powers. देखो मिनिस्ट्री ने अपने अंडर में हेड्स तो बनाया है, आईएएस को तो अपॉइंट किया, बट उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिया गया है। डिसीजन मेकिंग पावर लाइज ओनली विद द मिनिस्ट्री, डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ मिनिस्ट्री के पास है। इसलिए जो ऑफिसर्स लोग हैं ना, वो डिसीजन नहीं ले पाते, और जब डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो ऑब्वियसली जो है बिजनेस का जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ नहीं हो पाएगा, बिजनेस स्लोली अपना फंक्शनिंग कर पाएगा, स्मूथली अपना फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। तो लिखा हुआ है, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ दीज एंटरप्राइज डू नॉट हैव डिसीजन मेकिंग पावर्स, डिसीजन कैन ओनली बी टेकन आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री से बार बार पूछना पड़ेगा, हर एक डिसीजन के लिए मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा। तो अगर हम हर एक डिसीजन के लिए मिनिस्ट्री से पूछेंगे तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है बहुत स्लो हो जाएगा। अगर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्लो रहेगा तो ऑब्वियसली बिजनेस हम लोग स्मूथली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दिस लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग due to interference and instability. The bureaucrats and conservative and cautious, therefore they are unable to take advantage of business opportunity. क्योंकि देखो जो बहुत बार क्या होता है, मिनिस्टर्स लोग हो सकता है कि उतने अच्छे नहीं है, वो लोग देश का विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, वो लोग डिपार्टमेंट का विकास के बारे में सोच रहे हैं, बस अपना पॉकेट भरने के बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि बहुत बार कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रहा है और वो हम लोग मिस कर जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर लेंथी चैनल्स ऑफ ऑपरेशन कॉज डिले इन डिसीजन मेकिंग। बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी होता है, ये करो वो करो उसके बाद ही हम लोग काम कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंटली अर्जेंट मैटर सफर। अब कोई मैटर जो बहुत अर्जेंट में है, जिसको बहुत जल्दी चेंज चाहिए, बहुत जल्दी उस पर कोई डिसीजन लेना है, तो भाई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते करते टाइम निकल जाएगा, तब तो वो मैटर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। दिस रीच टू अ रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। Constant interference from the concerned ministry and the politicians unduly affect the working of the public enterprise. ठीक है, अगर constantly ये जो मिनिस्टर्स लोग हर चीज में बाधा डालते रहेंगे, टोकते रहेंगे, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग पावर भी अपने पास ले रखा है, हाँ भी नहीं बोल रहा है, ना भी नहीं बोल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रहे हैं, वो लोग भी अपना काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। Such enterprises insensitive to consumer needs and do not provide adequate services. कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से हम लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमको किसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री के हिसाब से। हो सकता है कि कस्टमर जो है उनका नीड्स कुछ अलग है, उनको कुछ अलग चीज का दरकार है, तो हमको कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, कस्टमर के हिसाब से जब सर्विस देंगे तभी हम लोग बिजनेस में रह सकते हैं, तभी हमारा बिजनेस चल सकता है। पर अगर हम कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, कस्टमर के हिसाब से सर्विसेज नहीं देते हैं, इनसेंसिटिव रहते हैं टुवर्ड्स द कस्टमर्स नीड्स, मतलब कस्टमर क्या मांग रहा है उससे हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, हम लोग मिनिस्ट्री अपने हिसाब से काम किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सक्सेस पाना थोड़ा टफ हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक कर देना, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।